नामधारियों का ओरिजिन जो है वो सतगुरु राम सिंह जी से शुरू होता है। और जब पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का देहांत होता है 1839 में जी। तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी कर ली थी पंजाब को उसमें ब्रिटिश राज में शामिल करने की। और उस वक्त पंजाब में बहुत बुरी हालत हो गई थी। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे से अपना जो है रंग दिखाना शुरू कर दिया था, कब्जा करने का पंजाब के ऊपर। और उस वक्त उस हालत में लोगों के जो परेशानियों में उस वक्त सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। अच्छा। वो टाइम था 12 अप्रैल 1857। ठीक है। वो जगह थी श्री भैनी साहब, लुधियाना से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर पर है टूवर्ड्स चंडीगढ़। वहाँ पर सतगुरु जी ने सफ़ेद रंग का तिकोन झंडा फहराकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और यहीं से नामधारी मूवमेंट या कूका मूवमेंट की शुरुआत होती है। सही सेम है कूका मूवमेंट, नामधारी। कूका मूवमेंट और नामधारी मूवमेंट जो है, कूका इस वजह से कहते हैं कि जब गुरबाणी का गायन होता है हम लोगों में तो वो शास्त्रीय संगीत है, गुरमत संगीत के हिसाब से होता है। तो उसमें लोग जो हैं इतना जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ कि वो खुद में खुद नहीं रहते, तो उस वक्त वो कूकते हैं। तो इस वजह से कूका। ठीक है। तो ये है वजह। और नामधारी जो है जिसने नाम को धारण किया हुआ है। अच्छा, तो गुरु से नाम मिलता है? हाँ जी, गुरु से नाम मिलता है। तो बिल्कुल वही गुरु शिष्य परंपरा और लिविंग गुरु की परंपरा वो चलती आ रही है कंटिन्यू। और एक चीज़ और, जो हमें गुरुमंत्र मिलता है वो गुरबाणी में से ही है। अच्छा। बाहर से कहीं नहीं है। ठीक है। वो गुरु नानक देव जी ने जो प्रथा चलाई, उस प्रथा में जो गुरुमंत्र है वही गुरुमंत्र जो है वो चलता आ रहा है। तो कुछ और बताइए कि गुरु मंत्र कहाँ से मिला, वो छोड़ देते हैं, बट उनके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे तो। सतगुरु राम सिंह जी का जन्म जो है, उनका जन्म जो है श्री भैनी साहब में ही राइयां में हुआ था। भैनी साहब के नज़दीकी एक छोटा सा गांव है। और वो उनके पिताजी जो थे वो लकड़ी का काम करते थे। उनके परिवार में सतगुरु राम सिंह जी का जन्म हुआ। और बाद में शिक्षा के बाद उनके जीजाजी जो थे सरदार काबुल सिंह, वो महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में तोपची थे। अच्छा। तो वो अपने साथ में सतगुरु राम सिंह जी को ले गए और कुछ समय सतगुरु राम सिंह जी ने महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में काम किया। उस बटालियन का नाम बाद में संत बटालियन करके भी पड़ गया था। अच्छा। क्योंकि सतगुरु राम सिंह जी का स्वभाव शुरू से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक था, पूजा पाठ में था, युद्ध में भी वो थे, प्रवीण थे। तो मतलब वो वॉरियर थे भी, वॉरियर, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में। हाँ जी। अच्छा। और जब दूसरा सिखों का युद्ध हुआ है एंग्लो सिख वॉर में, उस वक्त उन्होंने फिर वहाँ से वापस आ गए थे कि अब सिखों की हार जो है निश्चित है। क्योंकि सिखों में आपस में ही फूट बहुत ज़्यादा पड़ गई हुई थी। तो जिस वजह से फ़ौज का हाल, सिख आर्मी का हाल उस वक्त जो था वो बहुत ज़्यादा नासाज था। तो वहाँ से फिर वो सीधा भैनी साहब आए और भैनी साहब में कुछ समय उन्होंने अपनी तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने 1857 में ये क्रांति का कार्य शुरू कर दिया। और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी था और सोशल मूवमेंट भी थी, स्पिरिचुअल मूवमेंट भी थी। बिल्कुल। स्पिरिचुअल मूवमेंट इस तरह से था कि सिक्खी का बहुत सारा पतन पंजाब में हो गया हुआ था और लोग मजाक भी उड़ाते थे। कोई गुरबानी उस वक्त पढ़ता था। क्योंकि इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो नुकसान था सिक्खी में उनकी मर्यादा का। जैसे ही अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले एक सज्जन को, एक गोरे को नियुक्त किया जिसका काम था कि ये मालूम करना कि सिखों की ताकत का राज क्या है। उसका नाम था शायद डॉक्टर ट्रांफ। डॉक्टर ट्रांफ ने पूरा स्टडी करके जो रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि सिखों की ताकत का राज जो है वो उनकी मर्यादा है। वो अमृत वेले उठते हैं, प्रभात काल में उठ के
नाम सिमरन करते हैं, गुरबाणी का जाप करते हैं और फिर गुरबाणी के अनुसार ही अपनी दिनचर्या निभाते हैं। ये उनकी ताकत का राज है। तो अंग्रेज़ों ने उसी के ऊपर सबसे पहले वॉर अटैक किया। कैसे? उन्होंने सिखों को सिखों के मार्ग से हटा दिया। जो उनकी दिनचर्या थी, हाँ जी। उस दिनचर्या को खंडित कर दिया। अच्छा। सुबह प्रभात में उठना, गुरबाणी का जाप करना और इन चीज़ों से उन्होंने उस वक्त के सिखों को हटा दिया। तो ऐसे समय में जब सतगुरु राम सिंह जी का उदय होता है, उस वक्त सतगुरु राम सिंह जी ने पंजाब में जो हालत देखी, उस वक्त वहाँ पे वो महंतवाद ये सब कुछ शुरू हो गया हुआ था। तो सतगुरु राम सिंह जी ने नंदेड़ से हजूर साहब से वो सिक्खी की मर्यादा जो है वो दोबारा से मंगवाई भाई राय सिंह को भेजकर, और भाई राय सिंह को बोला कि आपने वहाँ रहकर मर्यादा जो है लिख कर लानी है। वो मर्यादा को फिर वो भाई राय सिंह लिख कर लाए और यहाँ पर फिर सतगुरु राम सिंह ने उस मर्यादा को दोबारा से शुरू किया। तो ये बेसिकली इस तरह से उन्होंने सिक्खी का नुकसान किया अंग्रेज़ों ने, और दोबारा जो है सिक्खी को सुरजीत करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने इस तरह से शुरुआत। तो ये लीनिएज आगे कैसे बढ़ती है? फिर जो सोशल, पहले मैं सोशल कॉज के बारे में बता देता हूँ कि उस वक्त पंजाब में भ्रूण हत्या, लड़कियों का बेचना, डॉवरी, विधवा और बहुत सारी कुरीतियाँ थी जो पंजाब में बुरी तरह से समाज को ग्रसित कर रही थी, घेर रही थी। तो सतगुरु जी ने जो शुरू की सुधार की शुरुआत जो की, उन्होंने स्त्रियों को अमृत छका करके। हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको कुछ पता नहीं होगा, मुझे पता है अमृत चखना ये क्या होता है। अमृत जो है बेसिकली मूल रूप से अमृत में जल होता है, जल में पतासे होते हैं, पतासों में एक बर्तन लेके जल, पतासे और खंडा, एक सज्जन जो है उसको खंडे को घुमाता रहता है उस जल में, और दूसरा सज्जन पास में बैठ के गुरबाणी का पाठ करता है, जिसमें जपजी साहब, जाप साहब, चंडी दी वार और मेरे को सही तरह से मालूम नहीं, शायद इसमें उग्रदंती और चंडी चरित्र दूसरा, ये बाणियाँ पढ़ी जाती हैं। हो सकता है कि मैं बाणी बताने में गलत हूँ, पर बेसिकली क्या है कि ये जब हम बाणी उच्चारण करते हैं तो उसका असर जो है उस जल में आ जाता है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है कि वो एक तरह से एनर्जाइज हो जाता है, पूरा एनर्जाइज हो जाता है। और इस चीज़ का प्रमाण जो है आप देख लीजिए, जो सिखों ने बलिदान दिए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब इस प्रथा को शुरू किया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहले आप अमृत तैयार किया, 5 प्यारों को छकाया और उसके बाद उनसे अमृत छका। तो वो एनर्जाइज्ड अमृत जो था, उससे जो है सिक्खी का पूरा संचार जो है वो एक सिख जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक वो तुक बनाई थी, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो ये जो है ये इसी से था, ये ताकत जो थी इसी से, यहीं से ये यहाँ से प्रथा शुरू हुई थी अमृत चखाने की। तो आप पहले बोल रहे हैं महिलाओं को पहले नहीं चखाया जाता? नहीं, पहले नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में नहीं चखाया गया था, ये बाद में सतगुरु राम सिंह जी के समय में शुरू हुआ। अच्छा, ठीक है। स्त्रियों को अमृत छकाया। फिर सतगुरु जी ने लोगों को प्रेरित किया कि भ्रूण हत्या नहीं करनी। वो उस घर में नहीं जाते थे जहाँ पे भ्रूण हत्या होती थी या स्त्री को बेचा गया था, ना ही उसको गुरमंत्र देते थे और ना ही किसी स्त्री का आदान प्रदान, मतलब तुम्हारी बहन मेरे घर में और मेरी बहन आपके घर में, इस तरह से कुछ नहीं था। तो वो ये चीज़ें जो हैं सतगुरु जी ने समाप्त की। फिर स्त्रियों की शिक्षा, उस तरफ जो है समाज को प्रेरित किया कि स्त्रियों, अगर स्त्री पढ़ी होगी तो बच्चे अपने आप आगे पढ़े होंगे। और उसके अलावा जो है दहेज की प्रथा, इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि नामधारियों में जो शादियाँ होती हैं वो बिल्कुल साधारण होती हैं, सफ़ेद वस्त्रों में होती हैं
और सुबह अमृत वेले होती हैं। किसी भी नामधारी गुरुद्वारे में जाके जो स्त्री पुरुष है जिसने शादी करानी है वो जाके अपना वहाँ से शादी करा सकता है, और उसका हार्डली मेरे ख्याल आज की तारीख में 100-125 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और सब मतलब नहीं देखिए वो तो करोड़ का नहीं, वो सदगुरु जी का आदेश है आज की तारीख में भी कि जो पैसा आपने शादी के ऊपर, लोगों को खाना खिलाने के ऊपर खर्च करना है, उस पैसे को संभाल के रखो। समय का कोई मालूम नहीं किस तरह का समय आए, तो ऐसे समय में वो धन जो है आपको मदद करेगा। जो आपने लगाना है शादी में, लोगों को बुला के पार्टियां करने में और सब कुछ करने में, तो वो आज भी सदगुरु जी जो हैं इस चीज़ को मना करते हैं कि पार्टियां नहीं देनी, दहेज नहीं मांगना, ना मांगना है ना देना है। तो ये जो है हम लोगों में आज की तारीख में भी वो प्रथा जो है वो उसी तरह से चलती आ रही है। उसमें जो लावें पढ़ी जाती हैं, जो श्लोक पढ़े जाते हैं, वो गुरबाणी के ही हैं। बस हम लोगों में जो है वो हवन करके फेरे जो हैं हवन कुंड के होते हैं। अच्छा, तो यहाँ फेरे अग्नि के, हाँ अग्नि के फेरे होते अग्नि के फेरे होते हैं। हैं। तो ये एक और प्रथा है जो बाकी पूरे सनातन हाँ जी, सनातन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ती है प्रथा गुरु राम सिंह जी से इस सोशल रिफॉर्म के साथ? सो बेसिकली एक सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट थी, इफ यू लाइक, पंजाब में ही। पंजाब में ये पंजाब में ही, क्योंकि पंजाब उस वक्त जो था मतलब दिल्ली से शुरू होकर मेरा ख्याल पेशावर तक इतना था पंजाब। तो उस वक्त आप समझ लीजिए कि 10 साल में सदगुरु राम सिंह ने लगभग 7 से 10 लाख सिख जो हैं वो बना दिए थे प्रचार करके। और उनको प्रेरित किया था सदगुरु जी ने किसी प्रकार से भी ब्रिटिशर्स की नौकरी नहीं करनी, किसी तरह से ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके नॉलेज में बता देता हूँ। जिस चीज़ के लिए गांधी जी का ठप्पा लगता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, वो गांधी जी ने शुरू नहीं किया था। अच्छा, वो गांधी जी की देन नहीं है, वो देन है श्री सदगुरु राम सिंह जी की। अच्छा, जो असहयोग आंदोलन सदगुरु राम सिंह जी ने शुरू किया था वो अपनी प्रकृति में बिल्कुल संपूर्ण था। संपूर्ण इन द सेंस कि टोटल बॉयकॉट था ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का। ना तो सदगुरु राम सिंह जी की प्रेरणा से नामधारी सिख ना तो जीटी रोड का उपयोग करते थे, ना ही जुडिशरी यूज़ करते थे, ना ही एजुकेशन सिस्टम, ना ही कपड़े, ना ही पोस्टल सिस्टम। सदगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखों को इतना प्रेरा हुआ था और इतना वेल ऑर्गेनाइज था सिस्टम कि सदगुरु राम सिंह जी का अपना एक पोस्टल सिस्टम तो था, पूरा एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर पूरा पैरेलल सिस्टम था। जुडिशरी अपनी थी। अगर दो लोगों में अगर झगड़ा हो गया है तो वो जाते नहीं थे, अंग्रेज़ों की कचहरी में नहीं जाते थे, तो वो आपस में पंचायत बैठती थी और उस पंचायत में जो फैसला होता था वो उनको मंजूर होता था। और पोस्टल सिस्टम इस तरह से था कि अगर किसी के पास एक गांव से दूसरे गांव जब एक बंदा मैसेज लेकर जाता था तो वो बंदा अगर खाना खा रहा होता था, जैसे ही मैसेज आता था वो खाना बीच में ही छोड़ देता था और उस मैसेज को लेके अगले गांव लेकर पहुंचता था। तो मैसेज टू मैसेज। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम गांधी जी ने नहीं अडॉप्ट किया। गांधी जी को पूरा का पूरा जो है क्रेडिट दिया जाता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में। गांधी जी कहीं पर भी किताब खोल के देख लो आप, हर जगह गांधी गांधी गांधी। वो तो है। पर कहीं पर भी आप, मैं 15-16 साल मेरी एजुकेशन रही है, मैंने पूरी ज़िंदगी में एक पैराग्राफ एक किताब में पढ़ा है नामधारियों के पर